विद्यार्थियों, आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में पूरे वीडियो में आपको मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षेप जीवन परिचय मिला था। आज की कक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोवर खंड का दोहा चौपाई संख्या 1 से 6 तक का सप्रसंग व्याख्या पढ़ने को मिलेगा। आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी का जो मानसरोवर खंड है पद्मावत महाकाव्य से, इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि जायसी की एक रचना है पद्मावत, और इस पद्मावत में 57 खंड हैं और इसी 57 खंड से एक खंड मानसरोवर खंड भी है। और इस मानसरोवर की दोहा चौपाई 1 से 6 तक ही हम लोगों के नवीन पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसका आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों से होकर ही व्याख्या पूर्ण होती है, जिसमें सबसे पहले संदर्भ आता है। जब हम किसी भी प्रकरण का, किसी भी अवतरण का, काव्य हो या गद्य हो, व्याख्या करते हैं तो संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम यह लिखते हैं कि वह जो अवतरण है वह किससे लिया गया है और उसके रचनाकार लेखक कौन है। मात्र इतना हमको संदर्भ में बताना होता है कि यह जो अवतरण है वह किस प्रकरण से लिया गया है, किस कवि की रचना से लिया गया है और उसके रचनाकार अथवा लेखक कौन है। प्रसंग, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग में हमको ये बताना होता है कि जिस अवतरण की व्याख्या हम करने जा रहे हैं उस व्याख्या का मूल अंश क्या है, उस व्याख्या में कवि अथवा रचनाकार क्या बताए हैं, इस चीज को हम प्रसंग में लिखते हैं। प्रसंग के बाद व्याख्या करते हैं और व्याख्या जब हम करते हैं तो पंक्तिबद्ध भाव को स्पष्ट करते जाते हैं। व्याख्या के उपरांत विशेष आता है और उस विशेष में हम यह लिखते हैं कि जिस अवतरण का हम व्याख्या कर रहे हैं उस अवतरण में कौन कौन से रस का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार हैं, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, और इसके अतिरिक्त पूरे व्याख्या का सार क्या है। पूरे अवतरण में जो रचनाकार है अथवा जो लेखक है वह क्या कहना चाहता है या क्या हमको बताया है। इस तरह से जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो इन 4 चरणों से होकर ही व्याख्या पूर्ण होती है, जिसमें संदर्भ और प्रसंग तो मुख्य है। ये दोनों एकदम मुख्य है व्याख्या में। अब चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में व्याख्या संख्या 1, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि मानसरोवर खंड का 1 से लेकर के 6 तक ही पढ़ना है, जिसमें से जो पहला व्याख्या है। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोवर चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावर बकुचन भाती, कोई सुमौल सिरी पुहुपावत, कोई जाही जूही सेवत, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर, कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली। मानसरोवर खंड का ये पहला व्याख्या भाग है। अगर परीक्षा में कैसे आता है तो ऐसे ही पूरा अवतरण दे देगा
और देने के उपरांत वह आपके पेपर में आएगा कि नीचे लिखे अवतरण का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब 6 पढ़ना है, 1 से लेकर के 6 तक पढ़ना है और 1 से लेकर 6 तक में कोई भी एक व्याख्या आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इसका व्याख्या पढ़ते हैं। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। इस व्याख्या में पूर्णिमा का पर्व आने पर पद्मावती के मान सरोवर में स्नान करने का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं। पूर्णिमा का पर्व आने पर, जब इसका प्रसंग लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे, पूर्णिमा का पर्व आने पर मान सरोवर में पद्मावती का सखियों के साथ स्नान करने का वर्णन करते हुए जायसी लिखते हैं अथवा कहते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रसंग। अब इसका व्याख्या जब आप करेंगे तो एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत सहित सखियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन, पुण्यों का अर्थ होता है पूर्णिमा, कि एक दिन वह पूर्णिमा की तिथि आई। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, एक दिन पूर्णिमा की वह तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, जिससे पद्मावती उस मान सरोवर में स्नान करने के लिए चली। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती के साथ सखियों के स्नान करने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई, जिसमें पद्मावती मान सरोवर में स्नान करने के लिए चली। अब पद्मावती कैसे स्नान करने के लिए जा रही हैं कि पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती अपने सारे सखियों को बुला करके स्नान करने मान सरोवर में जा रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो सखियों के रूप में पूरी फुलवारी, पूरी बगिया ही उनके साथ साथ जा रही है, क्योंकि पद्मावती की सभी सखियां रंग बिरंगे परिधान को धारण किए हुए हैं और रंग बिरंगे परिधान में उनकी सखियां उसी प्रकार से लग रही हैं जिस प्रकार से किसी फुलवारी में रंग बिरंगे फूल खिले हों। अब एक एक सखी किस प्रकार लग रही है कि कोई चंपा, कोई कुंद सहेली। कोई सखी चंपा के पुष्प की भांति लग रही है तो कोई सखी कुंद की तरह लग रही है। एक जितना नाम आ रहा है सब पुष्पों के नाम हैं। कुंद जो होता है एक श्वेत रंग का छोटा सा पुष्प होता है जो बहुत ही अधिक मनमोहक होता है। कोई चंपा, कोई कुंद सहेली। कोई सखी, कोई सहेली चंपा के पुष्प की भांति लग रही है तो कोई कुंद के पुष्प की तरह श्वेत मनमोहक लग रही है। कोई सुकेत कर नारस बेली, और उसी में कोई सखी सुकेत पुष्प की तरह और कोई रस की बेली की भांति प्रतीत हो रही है। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती। कोई सखी सुंदर बसंत में खिलने वाले पुष्प की भांति लग रही है। गुलाल का अर्थ होता है बसंत ऋतु में खिलने वाला लाल पुष्प, उसको हम सुगुलाल कहते हैं। कोई सुगुलाल, कोई सखी बसंत ऋतु में खिलने वाले लाल पुष्प की भांति लग रही है। कोई रात्रि में खिलने वाले सुदर्शन पुष्प की भांति है। कोई सुबकावली बकचन भांति, और इस तरह से कोई सखी बकावली और बकचन की तरह विभिन्न प्रकार की प्रतीत हो रही है। कोई सुमौल श्री पुहपावती, कोई मौल श्री की पुष्प है तो कोई पुहपावती की तरह लग रही है। कोई जाही जूही सेवती, कोई सखी उसमें से जूही की पुष्प की तरह सुंदर लग रही है।
कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सोन जरद की भांति प्रतीत हो रही है तो कोई केसर की तरह सुगंधित लग रही है। कोई सिंगार हार नागेसर, पद्मावती की कोई सखी सिंगार हार नागेसर पुष्प की भांति मनमोहक लग रही है। कोई पूजा सदबर्ग चमेली, और कोई सदाबहार चमेली की पुष्प की भांति झूमते हुए जा रही है। कोई कदम सुरस रस बेली, और उसी में से कोई सखी पद्मावती की कदम की तरह सुंदर रस से भरी हुई प्रतीत हो रही है। अब इसमें देखना यह है कि ऊपर की जो 3 पंक्तियां आ रही हैं उसमें जायसी यह बता रहे हैं कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई है और मानसरोवर में पद्मावती अपनी सभी सखियों के साथ स्नान करने जा रही हैं। दूसरी पंक्ति में पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवार सबे चली आई। जनु का अर्थ होता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पंक्ति में कि पद्मावती अपनी सभी सखियों को बुला करके जब मानसरोवर स्नान करने जा रही हैं तो ऐसा लगता है कि मानो रंग बिरंगे परिधान में उनकी सखियां बगिया की भांति, एक फुलवारी की भांति उनके साथ साथ चली जा रही हैं। अब एक एक फूल से उनकी उपमा दी जा रही है। पद्मावती की सखियां किस प्रकार लग रही हैं तो उनकी तुलना, उनकी उपमा अलग अलग पुष्प से दी जा रही है कि कोई चंपा है, कोई कुंद है, कोई सुकेत की तरह है, तो कोई रस से भरी हुई बेली की तरह प्रतीत हो रही है, कोई बसंत में खिले लाल पुष्प की तरह है, तो कोई रात्रि में सुदर्शन पुष्प की भांति है। तो नीचे की पंक्तियों में जो इतना आ रहा है वो सब पुष्पों के नाम हैं और उन पुष्पों से पद्मावती की सखियों की उपमा दी जा रही है। चली सबे मालती संग, फूली कंवल कुमोद, वेधि रहे गण गंधर्व, बास परम दामोद। चली सबे मालती संग, मालती कौन? पद्मावती। कि पद्मावती की सभी सखियां पद्मावती के संग संग, पद्मावती के साथ साथ चली जा रही हैं। फूली कंवल कुमोद, और कमल की तरह खिली हुई वह प्रतीत हो रही हैं। चली सबे मालती संग, फूली कंवल कुमोद, कि कमल और कुमोद की तरह विकसित पद्मावती की सखियां पद्मावती के साथ साथ जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? मानसरोवर स्नान करने। वेधि रहे गण गंधर्व, बास परम दामोद, और उनकी अति आनंददायक सुगंध से जो गंधर्व हैं वह भी मुग्ध हो जा रहे हैं, क्योंकि पद्मावती की सखियों के शरीर से जो सुगंध निकल रहा है वह सुगंध गंधर्व को भी परम आनंद प्रदान करने वाला है, अथवा पद्मावती की सखियों के शरीर से निकल रहे सुगंध से गंधर्व भी मुग्ध हो जा रहे हैं। वेधि का अर्थ ले लेंगे मुग्ध होने से। पुनः एक बार सुन लें। चली सबे मालती संग, फूली कंवल कुमोद, वेधि रहे गण गंधर्व, वास परम दामोद। कमल और कुमुदनी के समान विकसित, फूली का अर्थ ले लेंगे विकसित होने से, फूलना यानी कि विकसित होना, कि कमल और कुमुदनी के समान विकसित पद्मावती की सखियां पद्मावती के साथ साथ जा रही हैं। वेधि रहे गण गंधर्व, वास परम दामोद, और उन सखियों के शरीर से जो सुगंध निकल रहा है वह सुगंध गंधर्व को भी मुग्ध कर देने वाला है, गंधर्व को भी अपने आकर्षण में ले लेने वाला है। इस तरह से चौपाई दोहा संख्या 1 का यह व्याख्या है। इसको आप व्याख्या करने का प्रयत्न करिएगा, जहां भी कोई कठिनाई होगी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। व्याख्या संख्या 2 के साथ पुनः अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।